हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मैं नॉवल अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, ये जो नॉवल है इसका ये पार्ट 2 जो है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज़ ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। पार्ट 1 को हमने एंड कहाँ पे किया था ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। अब एंडिंग हुई थी कि जो नीलिमा है वो कंफ्यूज थी कि उसको अपने हस्बैंड हरबंस के पास जाना चाहिए लंदन की नहीं जाना चाहिए। एक तरफ उसको डांसर बनना है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड है वो अकेला है, वो परेशान है, वो चाहता है कि उसको आके वहाँ पे लंदन में ज्वाइन करे। इसके लिए वो डिस्कशन करती है मधुसूदन से, जो कि कॉमन फ्रेंड है हरबंस और नीलिमा दोनों का। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मधुसूदन आज शाम को 6 बजे आके उसको फाइनल डिसीजन देगा कि उसको क्या करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगी। लेकिन मधुसूदन आता नहीं है, वो दिल्ली छोड़ के चला जाता है। अब नीलिमा कंफ्यूज रहती है, लेकिन फाइनली जो उसने सोचा था वो वैसे ही करती है। वो क्या करती है, पहले 5-6 महीने वो डांस सीखती है, उसके बाद फिर वो हरबंस को ज्वाइन कर लेती है। अब जब वो लंदन जाती है तो शुरू में तो हरबंस बहुत खुश होता है कि नीलिमा आ गई है, और शुरू में उसका जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। बट कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। नीलिमा को घुटन महसूस होती है, क्योंकि नीलिमा के अंदर एस्पिरेशंस बहुत हैं, उसके अंदर एम्बिशन बहुत है। वो चाहती है कि वो कुछ जो नॉर्मल लाइफ है उससे कुछ हटके करे, कुछ उससे थोड़ा सा बड़ा करे। कैसे करे कि वो चाहती थी कि वो बहुत बड़ी डांसर बने, वो चाहती थी कि वो परफॉर्म करे और लोगों के बीच में उसका नाम बहुत हो। तो नीलिमा के अंदर जो एक डिज़ायर है फेम की वो बहुत ज़्यादा है कि लोग उसको जाने। वो चाहती थी कि जब वो कहीं जाए तो लोग उसको पहचानते हो, उसका नाम हो, उसकी वाहवाही हो। तो ये डिज़ायर उसके अंदर है। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसको लगता है कि ये तो उसके जो एस्पिरेशंस हैं वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, वो उन चीज़ों को, सपनों को अपने पूरा ही नहीं कर पाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अंदर ही अंदर ना उसको एक उसके अंदर एक गुस्सा डेवलप होता है हरबंस को लेके। तो फिर बाद में इन दोनों की फिर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे दिल्ली में होती थी ना जब ये अपने घर में थे, होम टाउन में, वैसे ही लंदन में फिर वही वापस इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, रोज़ के झगड़े होते हैं। और बार बार जब झगड़ा होता है तो नीलिमा उसको बोलती है हरबंस को कि तुमने मुझे यहाँ लंदन बुलाया है और तुम मुझसे क्या काम करवा रहे हो यहाँ पे। वो चाहती थी डांसर बनना, लेकिन लंदन है बहुत एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो वहाँ पे खर्चे चलाने के लिए हरबंस तो जॉब करता ही करता है, नीलिमा को वहाँ पे बेबी सिटिंग करनी पड़ती है। बेबी सिटिंग का मतलब ये है कि एक तरह से जो वहाँ पे और जो घरों में जहाँ बच्चे होते हैं उनके बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो तो चले गए जॉब पे, बिजनेस पे, लेकिन पीछे बच्चा अकेला है, तो उसका ध्यान रखने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। तो वो जो शख्स होता है वो उसको बोलते हैं कि वो बेबी सिटर है, तो बेबी सिटिंग कराती थी। तो कहती थी कि ये मैं बेबी सिटिंग करने के लिए तो नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं दूसरों के बच्चे पालने तो नहीं आई यहाँ पे, मैं बच्चों के डायपर चेंज करने तो नहीं आई, मुझे तो डांसर बनना था और तुमने मुझे किस काम में लगा दिया है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी बहुत झगड़े होते हैं, और वो कई बार उसको हरबंस को बोलती है कि तुम तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाए और तुम चाहते हो कि मैं भी कुछ बड़ा ना करूँ। तो बहुत झगड़ा होता है। तो एंड में क्या होता है, इवेंचुअली हरबंस कह देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान मत खाओ। अब फिर वो डांस तो उसको आता था, उसने सीखा हुआ था, तो वहाँ पे एक कंपनी ज्वाइन करती है और फिर वो काफ़ी उसमें घूमना फिरना होता है, टूर वगैरह होता है, तो फिर वो डांस वगैरह करती है। अब धीरे धीरे डांस करती है तो थोड़ा सा पैसा भी आना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा फेम भी मिलना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा काम बढ़ना स्टार्ट होता है। अब वो काम ऐसा था कि कई बार उनको शहर छोड़ के जाना पड़ता था। जो जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी एज अ डांसर, तो उसको लंदन छोड़ के जाना पड़ता है। तो एक बार क्या होता है, ऐसे एक किस्सा होता है, और उस किस्से के बाद प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं हरबंस और नीलिमा के बीच में। क्यों होता है ऐसा कि वो कहती है कि मुझे पेरिस जाना है, क्योंकि जो कंपनी थी वो एक पूरा ग्रुप पेरिस जा रहा था, वहाँ परफॉर्म करना था। तो हरबंस मना कर देता है कि शहर तक तो ठीक था, मैं नहीं चाहता कि अब तुम ये शहर छोड़ छोड़ के भी ऐसे अकेले घूमती रहो, मतलब बाकी लोगों के साथ। तो वो मना कर देता है। तो कहती है मैं जाऊँगी पेरिस, तुम जो मर्ज़ी कर लो, भले ही चाहे
मुझे घर छोड़ना पड़े, तुम्हें छोड़ना पड़े, बट मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं जाऊँगी, मेरे को अपना करियर बनाना है, मैं ऐसे घर नहीं बैठ सकती। तो उस बात को लेके बहुत झगड़ा होता है, लेकिन फाइनली हरबंस को मानना पड़ता है, नहीं तो कहती कि मैं तो छोड़ के चली जाऊँगी तुम्हें। तो हरबंस कहता है ठीक है, लेकिन तुम फिर मुझे कंटिन्यूसली मुझे लेटर्स लिखना, मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम कहाँ पे हो, क्या हो, अपने वेयर अबाउट्स बताना, कैसे हो, किस कंडीशन में हो। कहती है हाँ ठीक है। अब वो पेरिस चली जाती है। अब जब वो पेरिस चली जाती है तो डिसाइड होता है कि 15-20 दिन में वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो 15-20 दिन जब निकल जाते हैं, उसको वापस आना था, वापस नहीं आती। एक दिन हो जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है हरबंस उसको लेने के लिए, लंदन रेलवे स्टेशन पे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो वापस ही नहीं आ रही है। तो बड़ा परेशान है हरबंस। हरबंस जब घर आता है तो जो उसकी मकान मालकिन है, किराए पे रहते थे वो, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे मकान मालकिन होती है, वो कहती है हरबंस तुम्हारी वाइफ नहीं आई। पहले दिन कहती है, वो कहता है अभी कल आ जाएगी। अगले दिन फिर जाता है स्टेशन पे, तब नहीं आती। फिर पूछती है मकान मालकिन, वो तुम्हारी वाइफ नहीं आई, नीलिमा नहीं आई। वो कहता है अभी थोड़ा काम पड़ गया उसको पेरिस में, थोड़ा काम ज़्यादा था, वो कल आ जाएगी। तो तीसरा दिन होता है, फिर नहीं आती। वो मुंह लटकाए हुए वापस आता है, तो मकान मालकिन फिर पूछती है कि वो नीलिमा कहाँ रह गई हो। फिर वो बहाना बनाता है और फिर उसको फेस ही नहीं करता अपनी मकान मालकिन को, दुखी होता है बहुत, सीधा जाके कमरे में बैठ जाता है अपने और सोचता रहता है, तरह तरह की बातें सोचता है। क्या हुआ, किसी और के साथ तो नहीं रह गई, किसी और के साथ तो नहीं, उसने अपना घर बसा लिया वहाँ पे, वो वापस नहीं आ रही है, कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ। इस तरह के उसके दिमाग में उल फिजूल थॉट्स आते हैं। अब सोच रहा होता है, रात का टाइम होता है, इतने में ही घंटी बजती है और नीलिमा आ जाती है। अब नीलिमा आती है तो हैरान होता है पहले तो, फिर पूछता है कहाँ थी तुम, ये थी वो थी, तो बताती है कि वो पेरिस में थी और ये था वो था। तो फिर खुश भी होता है, तो किचन में जाती है अपने लिए चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इतने में हरबंस वहाँ पहुँच जाता है और उसको हक करता है, तो उसके पास आने की कोशिश करता है फिज़िकली। तो वो कहती है कि नीलिमा उसको कि तुम्हें तो सिर्फ मेरे से यही चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ मेरे से फिज़िकल अट्रैक्शन है और कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। उस तरह की बातें करती है, इसलिए तो तुम मुझे चाहते हो, इसलिए तो तुम मुझे इतना मिस करते हो। ये जब बातें वो सुनता है हरबंस तो एकदम से पीछे हट जाता है, तो परेशान होता है। तो रात होती है, दोनों एक ही कमरे में होते हैं। तो पूछता है हरबंस कि तुम इतने दिन कहाँ थी। वो पूछता है, वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा बेचैन होता है, दुखी सा होता है, तो उठ के बैठ जाता है। तो फिर नीलिमा देखती है कि परेशान है, और बाहर भी मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रहा था, बिजली वगैरह कड़क रही है, रात का टाइम है। तो नीलिमा उसको पूरी कहानी बताती है कि मैं पेरिस में कहाँ थी, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या थॉट्स बना के बैठ जाएगा। तो बताती है कि देखो ऐसा ऐसा है, मुझे वहाँ पे जो पेरिस में थी मैं वहाँ पे मेरे जो कोमेट्स हैं और भी वहाँ पे जो आर्टिस्ट थे उनके साथ थी मैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे पेरिस पसंद आया, तो मैं वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लोर कर रही थी, उसको देख रही थी। हाँ ऑब्वियसली मेरे साथ एक बंदा भी था जो कि मेरा कॉर्पोरेट जिसमें वो कंपनी में जो जॉब करती थी, तो वो मेरा वहाँ पे एक फेलो आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अकेले नहीं घूम रही थी, वो मेरे साथ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी वजह से मेरे ऊपर शक करो या मेरे बारे में कुछ गलत ख्यालात बना के बैठ जाओ, ये मत बनाना, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं जैसी पहले थी मैं वैसे ही हूँ। लेकिन जो हरबंस है वो देखता है उसको, उसकी बात सुनता भी है, बट अजीब सा उसके अंदर अभी भी एक टर्मोइल सा चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कुछ यकीन सा नहीं हुआ उसकी बात पे। वो बोलती है मैं इससे ज़्यादा तुम्हें जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे शर्म हो, या और मैं जिसकी वजह से अपने आप को फेस ना कर पाऊँ, या तुम्हें मुझे झूठ बोलना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये वो बात बोल देती है। खैर टाइम निकलता है, करीबन 9 साल हो जाते हैं। इसी बीच इनका एक बच्चा भी हो जाता है वहाँ पे,
और ये 9 साल के बाद करीबन वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो 9 साल लंदन में रहते हैं हरबंस, नीलिमा, लेकिन वापस फिर वो दिल्ली आ जाते हैं। और जब वापस आता है हरबंस तो कहता है कि जो सोचता है एटलीस्ट कि लाइफ, वो जब एनालिसिस करता है तो कहता है यार लाइफ काफ़ी ज़्यादा उसको महसूस होता है वहाँ टफ़ थी लंदन में उसकी। और वो सोचता है इस चीज़ के बारे में कि जो उसने डिसीजन लिया दिल्ली से लंदन जाने का वो सही भी है कि नहीं है, तो उसकी इसको लेकर काफ़ी सोचता है। अब रेट्रोस्पेक्ट पीछे जाके सोचने की कोशिश कर रहा है। खैर 9 साल हो जाते हैं, 9 साल बाद वापस आ जाते हैं दोनों, हरबंस और नीलिमा दिल्ली आ जाते हैं। अब दिल्ली जब वो आते हैं तो यहाँ पर उनको चीज़ मालूम पड़ती है कि जो नीलिमा की सिस्टर है, नीलिमा की सिस्टर होती है जिसका नाम है शुक्ला, छोटी सिस्टर थी उसकी, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था उसके बारे में। तो मालूम पड़ता है पीछे से जो उसकी छोटी सिस्टर है शुक्ला, उसकी शादी हो गई है सुरजीत नाम के आदमी से। अभी जो सुरजीत नाम का आदमी है इसको हरबंस लाइक नहीं करता, हरबंस इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। ठीक है, अब इस चीज़ पे भी हम बाद में आएंगे कि सुरजीत कैसा है और शुक्ला ने शादी सुरजीत से क्यों की है, इस पे भी हम आएंगे बाद में। लेकिन थोड़ा सा भी चीज़ें और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो मधुसूदन है, जो उनका फ्रेंड था कॉमन, वो मैंने बताया था दिल्ली छोड़ के चला गया था 9 साल पहले। लेकिन अब मालूम पड़ा कि 9 साल बाद वो दिल्ली आ गया है और वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन गया, पत्रकार बन गया। अब वो आ गया है, उससे मुलाकात होती है इन लोगों की, वो भी खुश होता है, ये लोग भी खुश होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। और फिर वो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है। ठीक है, कोई मामूली फ्रेंड नहीं है, वो काइंड ऑफ बहुत हद तक इनकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता है और बहुत बार वो कोशिश करता है कि जब जब ये अलग होते हैं इनको मिलाने के लिए एक धागे की तरह काम करता है कि ये दोनों मिल के रहें। क्योंकि बहुत बार ये इनके बीच में जब लड़ाइयाँ होती थी हरबंस और नीलिमा की, जो कि दिल्ली आने के बाद भी कंटिन्यू रहती हैं, तो बार बार मैटर यही सॉल्व करवाता है क्योंकि दोनों को जानता है। ऐसा ही अब होता क्या, यहाँ सब चीज़ें थोड़ा सा चेंज होंगी। एक दिन क्या होता है, मैंने बताया था झगड़े इनके बहुत हो रहे होते हैं, हरबंस और नीलिमा आगे दिल्ली में आके भी कंटिन्यू रहते हैं। हरबंस एक दिन घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। तो ये जो पहुंचता है वहाँ पे घर पे उसको देखने के लिए मधुसूदन, तो मिलता नहीं है हरबंस घर में। और नीलिमा परेशान है, नीलिमा बोलती है सुबह से ही घर नहीं आया ये, ठीक है, और रात से ही घर नहीं आया और बोल के चला गया मैं आज भी नहीं आऊँगा, ये है वो है। तो काफ़ी लड़ झगड़ के गया है। और वो बोलती है उसको कि मुझे समझ में नहीं आता, अगर इसको मेरे से अलग ही होना है तो अलग हो जाना, ये इस तरह के ड्रामे क्यों करता है, घर छोड़ के चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, शराब पीता है, ठीक है। तो उस तरह के ड्रामे ना करे, सीधा सीधा मुझे अगर ये अलग होना चाहता है तो मुझसे अलग हो जाए, ठीक है। अब वो मधुसूदन इस बात से पूछता है कि तुम लोगों के बीच में इतनी खटास क्यों है, इतनी खटास क्यों रहती है। अब वो नीलिमा उसको पूरी बात बताती है। वो बताती है कि खटास तो हमारे बीच में शुरू से ही है, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था लंदन में, पेरिस वाला, वही जो मैंने आपको बताया था ना, जो पेरिस चली गई थी वो परफॉर्म करने के लिए, डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो अब वो उस इंसिडेंट को पूरा मधुसूदन को दोबारा बताती है। कहती है इस चीज़ के बाद ना हरबंस को हमेशा मेरे पर शक होता है, मेरे कैरेक्टर को लेकर शक होता है, और ये जो चीज़ है इसके अंदर निकल नहीं पाई इसके अंदर से, जबकि मैंने इसको अच्छी तरह समझा दिया था कि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहती है ऑब्वियसली मेरे साथ वहाँ पे मेरे जो फेलो आर्टिस्ट हैं वो थे, मैंने उनके साथ वहाँ पे पेरिस को देखा, लेकिन जो वो सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिटेल में बताती है हुआ क्या। अब यहाँ से हमें मालूम पड़ती हैं चीज़ें। वो ये बताती है कि वहाँ पे मुझे मेरी कंपनी में एक बंदा था, उसका नाम है ऊ बानू, ठीक है, वो बर्मा का था, तो वो भी पेरिस गया था इसके साथ। तो कहती है कि बड़ा अजीब सा आदमी था, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। ही वॉज अ काइंड ऑफ अ येस मैन। वो बताती है कैसे। वो कहती है मैं जो उसको बात बोलती थी वहाँ कर देता था। मैं कहती हूँ पेरिस अच्छा है, हाँ जी पेरिस अच्छा है, ये बिल्डिंग अच्छी है, हाँ जी बिल्डिंग अच्छी है, ये खाना अच्छा है, हाँ जी ये खाना अच्छा है, ये पानी अच्छा है, हाँ जी पानी अच्छा है। तो कहती थी मुझे ऐसा लगता था मतलब जो मैं बात बोल रही हूँ ये एक मिरर की तरह उसको हाँ कर रहा है, खुद का उसका कोई ओपिनियन नहीं है। तो कहती मैंने ऐसा आदमी देखा नहीं था। खैर कहती बड़ा एक शरीफ सा बंदा था, बहुत अजीब सा था, लेकिन खुश रहता था, हंसता रहता था, खुश रहता था, स्माइल करता था। तो मुझे लगा एक अच्छा दोस्त है, इसके साथ मैं पेरिस को देख सकती हूँ। और उसके साथ रह के ऐसा भी लग रहा था जैसे ऊबानू शायद पेरिस पहले आ चुका है, उसको उस जगह की नॉलेज भी है, ठीक है। और ये बात बताती है। अब वो थोड़ा सा
कहानी में बताया गया वो अब कॉन्ट्रास्ट करती है उबानू के साथ। जब वो बैठी हुई है, वो चाय पी रही है, कॉफ़ी पी रही है, और उसका जब वो देख रही है उसको कि ये बंदा बड़ा खुश रहता है, बड़ा खुशमिजाज सा है, अजीब सा है, हर चीज़ को लेके हाँ करता है, अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन लाइफ को लेके बड़ा खुश सा रहता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट वो करती है उसका हरबंस के साथ, और उसको बताती भी है नीलिमा मधुसूदन को, क्योंकि मधुसूदन को ये पूरा इंसिडेंट वो नरेट कर रही है। कहती है जो हरबंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनालिस्ट टाइप का आदमी है, ये हर चीज़ की एनालिसिस करता है, हर चीज़ के डेप्थ में जाता है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये चीज़ अच्छी है कि किसी चीज़ के डीप में जाना, लेकिन ये ज़िंदगी को भी फिर ऐसे ही देखता है। ये क्या करता है, इसके सामने कोई भी चीज़ अगर हम खुशी वाली बात करें, कोई ऐसी बात करें जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, ज़िंदगी अच्छी होने वाली है, तो ये क्या करता है, खुशी को भी ना, खुशी को चीर फाड़ देगा और उसमें से भी दुख के मोमेंट्स निकाल लेगा। मतलब आप समझे कि आपने उसको कोई बात बताई कि यार ये देखो, ये लाइफ में हमारे हो रहा है, ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, हम उसको बड़ा होप के साथ देखेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इससे हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो सकती है, बड़ी खुशखबरी आप उसको कोई सुनाएंगे, तो उस खुशखबरी में को भी चीर फाड़ देगा, उसमें से कोई दुख की बात निकाल लेगा और फिर बैठ के उसकी एनालिसिस करता रहेगा। तो कहती है हरबंस इस टाइप का है। कहती है मुझे उसकी ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा जब मैं कहती हूँ मुझे डांस करना है, मुझे करियर बनाना है, एम्बिशन बनाना है, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, टोका टाकी बहुत करेगा, पहले टोका टाकी कर देगा आदमी, काम बाद में करेगा, पहले टोका टाकी शुरू हो जाएगी उसकी। लेकिन कहती जब मैं उबानू के साथ बैठी थी, मुझे लगा कि मैं इससे जो भी बात कर पा रही हूँ, ये बिना मुझे जज करे, बिना टोका टाकी करे, सिर्फ सुन रहा है और स्माइल करता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताती है, और फिर वो बताती है कि कैसे जो चीज़ें सोचता है, उसको लग रहा था हरबंस को कि शायद इसने वहाँ पर रही है, ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा रही है, उन बंदों के साथ रही है, मतलब उस बंदे के साथ थी उबानू के साथ, तो कहीं कुछ गलत ना हो गया। तो वो पूरी बात बताती है। वो कहती है मैं ये बातें उसके साथ भी डिस्कस कर सकती थी, हरबंस के साथ, पर मुझे लगा हरबंस रेडी नहीं है उन बातों को सुनने के लिए, और वो मेरी बातें मानेगा नहीं। बट मधुसूदन तुम मेरे क्लोज हो, मैं तुम्हें ये बातें खुल के बता सकती हूँ। तो बताती है कैसे। वो कह रही थी कि जब हम रात को, कह रही मैं रुकी थी वहाँ पे जिस होटल में थी, तो कह रही रात को, कह रही है जैसे मैं बैठी थी वहाँ पे जो टेरेस पे, तो कह रही ऊपर खुला आसमान था। कहीं ज़िंदगी पहली बार मैंने ऐसे देखी कि यार मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ है, एक नेचर की ब्यूटी है, एक खुला आसमान है। कह रही ये जो एक फ्रीडम वाली जो होती है ना, एक फ्री स्पिरिट वाली फीलिंग, वो मुझे इतने सालों से हुई नहीं थी, क्योंकि मैं घुटा घुटा महसूस कर रही थी। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री हूँ। और कह रही मैंने उबानू से बहुत सारी बातें करी, अपने दिल की बातें करी। उबानू से ही मैंने पूछा, तो उबानू का क्या था कि उबानू से जब मैंने पूछा कि तुम्हारे अंदर कोई अपने थॉट्स नहीं है, तुम हर चीज़ को मेरी हाँ हाँ करते रहते हो, तो उबानू कहता है यार मैं तो अब लाइफ को जैसा है वैसे लेके चलता हूँ। और अपने बारे में बताता है। उबानू भी मैरिड था, बर्मा से था, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो जब जैसी वाइफ की बात आती है, उससे पूछती है कि तुम अपनी वाइफ के मरने का गम नहीं है? तो उबानू चुप हो जाता है, बोलता नहीं है। तो दोबारा पूछती है कि क्या तुम्हें उसके मरने का कोई गम नहीं है? तो उबानू पता नहीं, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये चीज़ बोलता है कि मुझे उसका कैरेक्टर पसंद नहीं था। वो ये बात बोलता है अपनी वाइफ के बारे में जिसकी डेथ हो चुकी है। अब जैसी वो ये बात सुनती है, तो उसे एक अजीब सा ना रिपल्शन सा महसूस होता है नीलिमा को उबानू की तरफ, कि ये विमेन को कैसे कैटेगराइज कर रहा है और किस तरह से देख रहा है। अब वहाँ से उसका ना थोड़ा सा रिफ्ट उबानू के साथ भी आ जाता है। बट उबानू चाहता था कि उसको उसकी कंपनी पसंद आती है नीलिमा की, और वो चाहता था कि नीलिमा वहाँ रुके। तो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे अभी थोड़े दिन और रुको, लेकिन नीलिमा मना कर देती है, नहीं मुझे वापस जाना है, हरबंस को मेरी ज़रूरत है, मुझे हरबंस के पास जाना है। इसीलिए फिर वो हरबंस को चिट्ठी लिखती है और उसको बोलती है कि मुझे, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, पैसे भी ख़त्म हो गए थे उसके पास, तो मुझे 10 पाउंड दे दो ताकि मैं फ़्लाइट लेके आ जाऊँ। हरबंस उसको 10 पाउंड नहीं देता, 3 पाउंड देता है। तो उस चीज़ का ही उसको बड़ा दुख था। उसको लगता है कि हरबंस अभी मेरे से गुस्सा है कि मैं 2-3 दिन लेट हो गई हूँ और मेरे पे शक करता है, ये करता है। तो बार बार सोचती है मुझे जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए उस आदमी के पास जो मेरी कदर भी नहीं करता, मेरी कदर ही नहीं करता। लेकिन फिर भी उसके मन में आता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, शायद वो अकेला होगा, उसको मेरी ज़रूरत है। तो वो 3 पाउंड उसके पास थे, लेकिन उससे तो फ़्लाइट की टिकट नहीं आती। तो फिर इधर उधर से पैसे अरेंज करके वो जैसे तैसे करके फ़्लाइट की टिकट पड़ के उस रात को ही वापस आ जाती है।
तो कहती है इसको कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मधुसूदन को बताती है, जिसकी वजह से मुझे अपने आप से शर्म आए या मैं कोई चीज़ हरबंस को ना बता पाऊँ। ये सारी बातें जो तुम्हें बता रही हूँ हरबंस को भी खुल के बता सकती थी, बट उस रात वो सुनने के मूड में ही नहीं था, क्योंकि अगर वो ये सारी बातें हरबंस को बताती तो हरबंस को ऐसा लगता कि ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, ये बातों को घुमा फिरा के बता रही है मुझे ताकि वो डाइजेस्टेबल हो जाए। लेकिन नीलिमा कहती है कि मैंने तुम्हें जो बात बताई है नीलिमा मधुसूदन, एग्जैक्टली चीज़ें वैसी हुई हैं, मैंने कोई इसमें तोड़ मरोड़ नहीं करी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है, कोई इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं किया है। लेकिन क्योंकि हरबंस सुनता नहीं है और वो और भड़क पड़ता और उसके अंदर मन में मेरे लिए जहर आता, तो इसलिए मैंने उसको जितना मुझे लगा सही है उतना ही मैंने उसको बताया, क्योंकि विश्वास नहीं है ना उसको मेरे ऊपर, वो कभी मेरे पर विश्वास नहीं करता और हमेशा मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठाता, और वो चीज़ें इंसिडेंट का असर आज भी उसकी आंखों में दिखता है, उसको आज ही लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत किया, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ये बात होती है, ठीक है। अब वो बता देती है सारी बातें उसको मधुसूदन को बात समझ में आती है। वो कहता है चलो अब थोड़ा पहले इसको ढूंढ लें, जरा है कहाँ वो, उसको ढूंढने निकल जाते हैं हरबंस को। अब हरबंस को ढूंढने निकलते हैं, देखते हैं कि कई जगह ढूंढते हैं, हरबंस मिलता नहीं है। नीलिमा और मधुसूदन साथ हैं, हरबंस को ढूंढ रहे हैं दिल्ली में। तो देखते हैं शाम के टाइम पे इंडिया गेट के पास एक गार्डन है, उस गार्डन में वो हरबंस लेटा हुआ है और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है, कुछ सोचा सा जा रहा है बैठ के, पता नहीं क्या सोच रहा है। तो वो पहुंच जाता है मधुसूदन, वो कहता है अरे हरबंस तुम यहाँ पे कैसे? तो कहता है अरे बस ऐसे ही, मैं थोड़ा थक गया था, मैं लगा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, कभी कभी कुछ टाइम आदमी को अकेले अपने साथ भी बिताना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुझे घर में रह के घुटन हो रही थी तो मैं यहाँ अकेले आ गया। तो अब नीलिमा साथ खड़ी है, वो पीछे होती है, वो आगे जाती है, वो कहती है हाँ तुम्हें तो मेरे साथ घुटन होती है, तुम्हें तो हर जगह मेरे से घुटन होती है। तो कहता है हाँ यार यहाँ पे मत स्टार्ट हो जाओ, घर पर लड़ाई करना है ठीक है, बाहर आके भी तुम लड़ती रहती हो, हर टाइम लड़ती रहती हो। तो फिर मधुसूदन उसको शांत कराता है दोनों को और फिर सारे घर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बार बार आप देखेंगे जो मधुसूदन है वो एक डोर की तरह काम कर रहा है, एक ट्रू फ्रेंड की तरह काम कर रहा है, कि इनके रिलेशन को बहुत तक चलाने में मधुसूदन का बहुत बड़ा रोल है। मधुसूदन ना हो तो लड़ झगड़ के कब के अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। अब एक चीज़ और भी है जिसकी वजह से जो गुस्सा है वो है हरबंस के अंदर बहुत ज़्यादा, इसको बताता हूँ आपको। पहले तो ये मैंने इंसिडेंट बताया आपको, जो नीलिमा की सिस्टर है शुक्ला, वो शादी कर लेती है सुरजीत से। सुरजीत को हरबंस बिल्कुल लाइक नहीं करता, बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, वो लाइक नहीं करता था। और एक चीज़ और भी होती है कि सुरजीत से शादी शुक्ला इसलिए करती है क्योंकि सुरजीत में हरबंस की एक प्रोजेक्शन है, उसकी एक छाप है, क्योंकि हरबंस इज़ मतलब वेल बिल्ट है, लंबा चौड़ा बंदा है, शुक्ला भी वैसे ही है, सुरजीत भी वैसे ही है, इसीलिए शुक्ला उससे शादी करती है सुरजीत से। क्योंकि रीज़न ये था कहीं ना कहीं, अब कहानी में आगे भी आपको मालूम पड़ेगा कि जो शुक्ला है वो हरबंस को लाइक करती है, हरबंस की तरफ लाइकिंग है, लेकिन अब शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड है उसकी सिस्टर के साथ। लेकिन क्योंकि वो हरबंस की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस है, तो बिल्कुल वैसा ही बंदा, क्योंकि सुरजीत की जो अपीयरेंस है, पर्सनैलिटी है, डील डॉल है, वो हरबंस जैसा है, तो वो सुरजीत से शादी कर लेती है। डिस्पाइट द फैक्ट ये चीज़ नज़र आती है कि सुरजीत ऑलरेडी मैरिड है, उसकी 2 शादियाँ पहले ही हो चुकी हैं और दोनों से अभी उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, वो बीच में अटका हुआ है डिवोर्स। लेकिन फिर भी, और ये जानते हुए भी, शुक्ला उससे शादी कर लेती है। और हरबंस को ऐसा लगता है कि ये जो सुरजीत है ये कॉन मैन है, ये धोखे में रख रहा है, इसने ये बात शुक्ला को बताई नहीं है कि इसका ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों बार इसका भी डिवोर्स भी नहीं हुआ है, चीज़ें अभी कोर्ट में चली रही हैं, झूठ बोल रहा है शुक्ला को, इसने उसको अपने पूरी पास बताया नहीं है, इसको फंसा के शादी कर रहा है। तो हरबंस को उससे गुस्सा होती है सुरजीत से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन शुक्ला सुरजीत को लाइक करती है, शादी कर लेती है, क्योंकि वो हरबंस का प्रोजेक्शन सुरजीत में देख रही है। क्योंकि मैंने बोला डील डॉल एक जैसा ही है, फिजिकल जो अपीयरेंस है दोनों का सेम है, दोनों लंबे चौड़े हैं, तो ये चीज़ है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्ला लाइक करती है हरबंस को, ये अभी आगे आपको कहानी में मालूम पड़ेगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर होगी, राइटर दिखाएगा, शो करेगा, सिर्फ बताएगा नहीं, शो करेगा। अब कहानी जाती है आगे, तो क्या होता है कहानी में, एक कैरेक्टर और है यहाँ पे आता है, ठीक है, एक लेडी कैरेक्टर है और ये रोल प्ले करेगा कैसे, एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है सुषमा, और काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट है दिल्ली में, ठीक है, और बड़ी बोल्ड है, बड़ी कॉन्फिडेंट है,
और मधुसूदन के साथ ही मैंने बोला वहीं उसी इंडस्ट्री में, वो भी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो वो भी, सुषमा भी पत्रकार है, ठीक है। तो मधुसूदन और सुषमा एक थोड़ा सा लाइकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, दोनों के बीच में लाइकिंग बनती है। और सुषमा मैंने बोला आपको काफ़ी आउट गोइंग है, सोशल है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, तो पर्सनैलिटी उसकी काफ़ी अपीलिंग है सुषमा की, एज अ लेडी काफ़ी अपीलिंग पर्सनैलिटी है। लेकिन हरबंस उसको लाइक नहीं करता, सुषमा को। तो जब हरबंस और मधुसूदन मिलते हैं और सुषमा के बारे में बात होती है, तो हरबंस का जो एटीट्यूड है सुषमा की तरफ, जो ओपिनियन है वो ठीक नहीं है। वो उसको बात बोलता है, ये बात मधुसूदन को, हरबंस की, यार ये वो बंदी ठीक नहीं है, वो बंदी ठीक नहीं है, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं। तो मुझे थोड़ा उसके कैरेक्टर में डाउट होता है। तो आप देखेंगे हरबंस के साथ क्या वो लेंस एक लगा हुआ है, वो हर बार बार जो विमेन के कैरेक्टर है उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो नेचर भी है, मैंने बोला ना, वो चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करता है बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, वो पैटर्न्स हैं रिपीट हो रहे हैं। तो सुषमा के बारे में भी इस तरह की बातें बोलता है। तो मधुसूदन कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, ये तो तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते रहते हो। तो हरबंस कहता है कि मैंने सुना है इसलिए मैंने तुम्हें बताया, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाम सुषमा के साथ जुड़ता है। तरह तरह की बातें उठती हैं तुम्हारे बारे में, और सुषमा मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उस तरह से कह के एक दिमाग में उसके कीड़ा सा डाल देता है। खैर, अब होता क्या है कि मधुसूदन और सुषमा के बीच में लाइकिंग है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया। और मधुसूदन वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, ठीक है, ही इज़ मोर ऑफ अ लिसनर। कहानी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मधुसूदन है वो बोलता कम है, वो सुनता ज़्यादा है चीज़ों को, और बड़ा एक सेंसिटिव सा इंसान है। तो एक दिन क्या होता है कि मधुसूदन सुषमा के घर पे होता है। कहानी में एक सीन है जहाँ पे सुषमा अपने जो दिल की सारी बातें हैं उसको बता देती है, और एक बिल्कुल अलग चेहरा निकल के आता है सुषमा का। मैंने बताया सुषमा बहुत बोल्ड सी है, पर्सनैलिटी उसकी बड़ी बड़ी, शी इज़ अ वेरी बोल्ड लेडी, उस टाइप की है। लेकिन उस दिन वो ना बिल्कुल एक बहुत ही सॉफ्ट लेडी की फॉर्म में बाहर आती है। जब वो अपने घर पे है और जिससे वो चीज़ें बातें कर रही है, तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है बात करते करते। उस सारी चीज़ें जो उसके अंदर हैं, वो फीलिंग्स जो हैं सारे, उसके अंदर दबे हुए इमोशंस हैं, वो सारे बाहर निकालती है उसके आगे, मधुसूदन के आगे। मतलब दोनों चाय कॉफ़ी में बैठे हैं, घर में चाय पीने, वो सारी बातें बोलती है। उसको बोलती है, मधुसूदन, जब मैं यंग थी तो मैं सोचती थी कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, मैं अकेले रह लूँगी। लेकिन अकेले रहना बहुत मुश्किल है। इस डर से नहीं कि उसको समाज का डर है कि समाज ताने मारता है। वो कहती है, मेरे को एक महसूस होती है ज़रूरत एक पार्टनर की। मैं हर तरह से चाहती हूँ कि मेरे पास एक पार्टनर हो। वो कहती है, मैं इमोशनली अंदर बहुत अपने आप को एम्प्टी महसूस करती हूँ, मैं अंदर अपने आप को बहुत लोनली महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई हो जिससे मैं प्यार करूँ, कोई हो जो मुझे भी चाहे, मुझे भी प्यार करे। तो कहती है कि अकेला रहना मतलब बहुत मुश्किल है, लाइफ एक हेल जैसी लगती है। अब ये चीज़ जो ये वाला जो उसका फेस है, मैंने बोला ना, शी इज़ ऑलवेज, मतलब जो उसकी इमेज थी एक बड़ी टफ और बोल्ड लेडी की थी, और मधुसूदन ने उसको हमेशा देखा ही ऐसा था, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट, आउट गोइंग। लेकिन आज जब वो देखता है उसको, उसने पहली बार उसको ऐसा देखा, मतलब शी इज़ पूरे, उसने जो इमोशंस है उसके अंदर, जो उसकी फीलिंग्स है सारी बाहर निकाल दी, और आज वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये उसने चेहरा कभी देखा नहीं था मधुसूदन ने उसका। तो उसको समझ में आता है कि वो सच में बहुत अकेला महसूस करती है। उसकी बातों से क्लियर होता है कि वो अंदर से बहुत एम्प्टी है, लोनली है, परेशान है, वो सारी बातें रखती है आगे। तो कहता है, लेकिन तुम तो जो सोसाइटी में जो जिस तरह से तुम कंडक्ट करती हो, जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर है, वो तो बड़ा मतलब सख्त एक उसका है, इंसान का है। तो कहती है कि यार वो तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका काम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंटरनली आई एम अ वेरी सॉफ्ट वुमेन। ठीक है, तो अंदर मेरे एक चाह है एक पार्टनर की। आई वॉन्ट कि मेरे पास भी एक पार्टनर हो, मेरी भी एक फैमिली हो। क्योंकि वो कहती है, मैंने ये अपनी जो 20s वाला टाइम है ना, इसमें मैं बहुत ऐसी थी, रिबेलियस थी, फ्री स्पिरिट थी कि नहीं मैं अकेले रह लूँगी, अकेले मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी, कह रही। लेकिन अब मैं जब 30s के लेट 30s में आई है, तो समझ में आया ज़िंदगी ऐसे चलती नहीं है। यू नीड अ पार्टनर, यू नीड समवन, अदरवाइज वो अंदर का खालीपन है वो खाएगा।
कहती है मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी की, पता है सबसे बड़ी इस टाइम ज़रूरत क्या है? मधुसूदन कहता है क्या है? वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, सबसे बड़ी जो मेरी डिज़ायर है कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई बड़ा बंगला, पैसा, शोहरत, नाम, पावर, ये सब नहीं चाहिए मुझे। वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड अ स्मॉल फैमिली, आई जस्ट नीड अ मैन हु लव्स मी, और मैं उसके साथ अपनी फैमिली बना सकूँ। बस ये मेरी सबसे बड़ी इस टाइम सबसे बड़ी मेरी जो अंदर की पुकार है वो यही है। और वो बोलती है उसको, मधुसूदन, कि तुम हो वो इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ मैं, तुम चाहो तो मैं ये शहर छोड़ दूँ, तुम चाहो तो मैं देश छोड़ दूँ, तुम चाहो तो मैं अपना करियर छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो कि अगर हम किसी और देश में जाके सेट हो जाएं, बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से ज़िंदगी को स्टार्ट करें, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, बट आई वॉन्ट कि तुम मेरे से शादी कर लो। तुम मेरे शादी करोगे? कोई बात बोलती है। अब मधुसूदन को ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी। उसने कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसे सुषमा उसको ऐसे एक्सप्रेशंस, जो जिस तरह से बात कर रही है एकदम से, एकदम एब्रप्टली वो एक तरह से सामने ऑफ़र करेगी कि शादी कर लो। तो कहता है, थोड़ा घबरा सा जाता है। वो कहता है मैं सोच के बताऊँगा। हाँ मैं सोच के बताता हूँ, मैं सोच के बताऊँगा। तो सुषमा उसकी आंखों में पढ़ लेती है ये रिलक्टेंट है, करना नहीं चाहता शादी। तो उसको अजीब सा एक तरह का रिपल्शन सा महसूस होता है उसकी तरफ। एकदम से उसका बिहेवियर चेंज होता है वापस। फिर जैसे वो थी ना बड़ी एक मतलब वेरी, जैसे उसका पहले वाला जो रूप है वो बाहर आ जाता है वापस। फिर वो एक हार्ड और एक जैसे जो फीलिंग्स को आदमी अपने अंदर रखता है, कंस्ट्रेन करता है, वो उसी तरह की इंसान में वापस चेंज हो जाती है। और फिर वो उससे वैसी बात करती है प्रोफेशनली कि हाँ ठीक है, अब आई थिंक टाइम भी हो गया है, बहुत लेट भी हो गया, आई थिंक तुम्हें भी चलना चाहिए। चाय वगैरह खत्म हो जाती है तो बिल्कुल उससे प्रोफेशनल हो गई है। थोड़ी देर पहले एकदम सॉफ्ट थी, एकदम वापस एकदम हार्ड हो जाती है। तो कहती है उससे कि ठीक है, हाँ तुमने चाय वगैरह पी ली, टाइम भी हो गया रात का, आई थिंक यू शुड लीव। तो उसको समझ नहीं आता मधुसूदन को ये क्या है। तो मधुसूदन को लगता है कि शायद मैंने जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको ठीक से मैंने उसको वापस रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से इतना इसके अंदर अब थोड़ा गुस्सा आ गया है। तो मधुसूदन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ना 2 दिन बाद सुबह 10:30 फ़ोन करूँगा। मैं 2 दिन का टाइम तो दो, थोड़ा टाइम तो दो। तो कहती ठीक है, अब क्या बोलती हो? कहती ठीक है ले लो टाइम। अब इसी बीच क्या होता है, जो टाइम लिया था उसने, अब बीच में एक चीज़ और निकल के आती है कि एक डांस कंपटीशन होता है कंडक्ट दिल्ली में। और वो बहुत बड़ा डांस कंपटीशन था, बड़े बड़े उसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें आते हैं और पावरफुल लोग उसमें आते हैं। और नीलिमा भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जब नीलिमा पार्टिसिपेट करती है तो हरवंश उसको बोलता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में लगता नहीं है, अभी ठीक है, तुम अभी इस लायक नहीं हो, अच्छा डांस कर लेती हो लेकिन इस लायक नहीं हो कि तुम वहाँ पर परफॉर्म करो, तो अभी तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है। नीलिमा कहती है फिर तुमने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। कहती तुमने, फिर वो लड़ाई हो जाती है कि तुमने खुद तो किया नहीं कुछ, फिर तुम मुझे रोकते हो आगे बढ़ने से, तुम चाहते नहीं हो आगे बढ़ूँ। हरवंश चुप हो जाता है। डांस शो होता है, नीलिमा परफॉर्म करती है, सब लोग पहुंचते हैं, मधुसूदन भी पहुंचता है, जर्नलिस्ट भी है, सुषमा भी पहुंचती है, सब पहुंचते हैं, देखते हैं उसका डांस। अब जब फाइनली जब उसका रिव्यू आता है डांस का अगले दिन, मीडिया में मिक्स्ड रिव्यू है। कई जगह ऐसा है कि हाँ ठीक डांस किया है, उभरती हुई नई स्टार है, लेकिन बहुत जगह आता है कि इसका डांस काफ़ी थका हुआ सा डांस था। ऐसा लग रहा था जैसे एंड तक आते आते अपने को डांस में घसीट रही है, ड्रैग कर रही है। तो अभी परफॉर्मेंस में कमी बहुत है, कोई अभी बहुत क्लासिक परफॉर्मेंस नहीं है। तो बड़ा मिक्स सा रिव्यू होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है वो नेगेटिविटी की तरफ। इतना अच्छा पॉजिटिव ओपिनियन रिव्यू नहीं होते ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बात जब सामने आती है तो नीलिमा के अंदर पहले गुस्सा होता है। तो हरवंश उसको वापस बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था ना अभी तुम्हारा इस लेवल का डांस है नहीं, लेकिन तुम मानती नहीं हो। अब इस बात को लेकर और झगड़ा हो जाता है। नीलिमा कहती है तुम अपने आप क्या समझते हो, तुमने तो कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, तुम तो एक लूज़र हो, ये हो वो, तुम चाहते हो कि मैं भी कुछ ना करूँ ज़िंदगी में, ये वो। झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इतना झगड़ा बढ़ जाता है, दोनों की खूब कहा सुनी होती है। नीलिमा घर छोड़ के चली जाती है। वो कहती है अब मैं, आज तक तो तुम बोलते रहे, ताने देते रहे, तुम घर छोड़ के जाते थे, आज मैं फाइनली घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो कहती है मैं, मेरी हो गई बस, छोड़ के चली जाती है। लड़के को, अपने लड़का होता है छोटा, तो लड़के को साथ लेके चली जाती है। अब बाद में मधुसूदन पहुंचता है तो मधुसूदन को बात मालूम पड़ती है ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। तो वो पहुंचता है पहले,
नीलिमा के पास, ठीक है। नीलिमा से बात करता है मधुसूदन, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा जब भी इनके झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मधुसूदन आता है बीच में सुलह कराने के लिए। तो जब ये बात मालूम पड़ती है, शुक्ला के थ्रू ये बात मालूम पड़ती है मधुसूदन को कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, और नीलिमा के पास पहुंचता है। वो बोलता है यार ऐसे ऐसे तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार हो जाती है कहा सुनी, बट आई थिंक ही नीड्स यू, वापस चले जाओ, ये इस बात को लेकर इतना झगड़ा मत करो। पर नीलिमा बोलती है नहीं यार, मैं कब तक अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूँगी, कब तक मैं इसके हिसाब से चलती रहूँगी, हर चीज़ में ये टोका टाकी करता है। मैं जब वहाँ गई थी पहले अपना सब छोड़ छाड़ के, यहाँ पे बताओ मैं डांस सीख रही थी, छोड़ छाड़ के मैं गई थी लंदन इसके पास, वहाँ मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया, वहाँ मैं बेबी सिटिंग करती रही। फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा पेरिस कहीं चली गई, अपनी थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं लाइफ को अलग अलग शहरों को देखूँ, अलग अलग कल्चर्स को देखूँ, वहाँ उसको परेशानी हो गई, ठीक है। हर जगह परेशानी बनाता है, हर जगह मूड ऐसा अपना बना लेता है, हर जगह मेरे से लड़ता है झगड़ता है और मेरे पर शक करता है, हर 10 तरह के शक करता है, मेरे को लाइफ में ग्रो नहीं करने देता। अब बताओ मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अगर मैंने वहाँ पे कहीं परफॉर्म करना था तो इसने पहले ही मुझे टोक लगा दी, इसलिए मेरा डांस ठीक नहीं हुआ, और उसके बाद भी फिर मुझे टोक लगा रहा है कि हाँ मैं तुम्हें कहा था और सीख लो यार, ठीक है आदमी परफॉर्म करता है, ट्राई तो करता है, तुम तो ट्राई करते नहीं हो, और मैं करती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मेरा कुछ कमी रह गई तो मेरे को और नीचे गिराने की कोशिश करती हो। कहती मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ, इसने मेरी जो ज़िंदगी नरक सी बना दी, और ये मुझे लगता भी नहीं इसको मेरी कदर है, ये चाहता ही नहीं मैं इसकी लाइफ में रहूँ, इसलिए मैं आ गई। जो वो चाहता ही नहीं है मुझे मैं उसकी लाइफ में रहूँ, तो क्यों मैं उसकी लाइफ को बर्बाद करूँ। ठीक है उसको जिसके साथ रहना है वो रह ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो भी फ्री रहे, मुझे भी फ्री करे। जब हम दोनों के साथ रह ही नहीं सकते, कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती हम ट्रैक कर रहे हैं। वो बोलती भी है, कहती है मुझे लगता है हमने कभी रियल बातें करी नहीं एक दूसरे से कि हम चाहते क्या हैं, हम एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स क्या है। कहती इसीलिए शायद मैं डांस करती थी, कह रही वो मेरी डांस भी है ना, वो मैं डांस इसलिए करती थी क्योंकि मैं अपना जो मेरे अंदर ट्रू फीलिंग्स थी ना हरबंस के लिए, मैं उसको फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ट्रू फीलिंग्स उसको लेके मेरे अंदर ऐसा लगता है कड़वाहट थी, मैं उससे डिस्कनेक्ट होना चाहती थी, मैं उससे भागना चाहती थी। तो कहती थी मैं डांस भी इसलिए करती थी ताकि मैं उस रियलिटी को फेस ना कर पाऊँ, हरबंस की जो रियलिटी है उसको मैं फेस ना कर पाऊँ, जो हरबंस के साथ मेरा रिलेशन है उस रियलिटी को डांस कर करके अपने आप को इतना थका देती थी ताकि सो जाऊँ, रियलिटी को फेस ही ना करना पड़े। तो कह रही मेरे लिए जो डांस था वो भी बहुत हद तक एक एस्केप रूट था इस रिलेशनशिप से, इसलिए मैंने डांस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। दुनिया को लगता है कि मेरे डांस मेरा पैशन है, पर वो कह रही मेरा पैशन नहीं था, वो काइंड ऑफ मुझे लगता है वो एस्केप रूट था इस रिलेशनशिप से। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको एनकाउंटर नहीं कर पा रही थी, रिलेशनशिप को इतना बोल्ड नहीं थी कि बोल पाऊँ, तो मैंने डांस में अपने आप को उलझा लिया। पर वो कहती अब हो गई मेरी बस, अब मैंने डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को, कब तक आप उसको अपने अंदर रखोगे, कभी ना कभी तो वो परेशान करेगी, अब मेरी बस हो गई है। अब आज मैंने उसको बोला कि मैं नहीं रह सकती, मैं आ गई हूँ छोड़ के, साफ साफ बोल देती है, कहानी ख़त्म। ये बोलती है उसको मधुसूदन को। अब मधुसूदन क्या करे, सुन ली बात उसकी कहानी सुन लेता है, फिर हरबंस के पास जाता है उसकी कहानी सुनने के लिए। अब हरबंस के जाता है तो मालूम पड़ता है शुक्ला वहाँ पे होती है, हरबंस की टेक केयर करती है, क्योंकि हरबंस ने पूरी रात शराब पी है, खाना खाया नहीं है, तबीयत ख़राब है, बुखार हो गया है, बिल्कुल पागल सा हो गया है, टूट सा गया है। अब एक चीज़ मालूम पड़ती है, वो समझाता है उसको, मधुसूदन हरबंस से बात करता है, तो इस बीच ये मालूम पड़ता है कि जो शुक्ला है वो बहुत टेक केयर कर रही है हरबंस की, बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही है। और हरबंस और शुक्ला दोनों की आंखों में चीज़ राइज होती है कि कहीं ना कहीं जो एक अट्रैक्शन है, जब वहाँ मधुसूदन है वहाँ वो देख रहा है कि शुक्ला किस तरह से उसके टेक केयर कर रही है, खाना उसका बनाती है, और उसके कपड़े प्रेस कर रही है, उसके कपड़े धुलवा के ला रही है, टेक केयर कर रही है बिल्कुल नीलिमा की तरह, नीलिमा से ज़्यादा ही कर रही है बहुत इनफैक्ट। तो मधुसूदन इस चीज़ को महसूस करता है कि कहीं ना कहीं जैसा एक वाइफ के फॉर्म में उसको एक वुमेन चाहिए थी हरबंस को, वो शुक्ला है, वो उस चीज़ को समझ जाता है। और वो ये शुक्ला की आंखों में देख के भी ये चीज़ तो हरबंस की आंखों से समझता है कि जो चाहता था, क्योंकि एक इनर प्रोजेक्शन होता है इंसान के अंदर कि उसको ऐसी वुमेन चाहिए अपनी लाइफ में। हरबंस की आंखों से वो चीज़ को समझ जाता है मधुसूदन कि उसको जो एज अ लाइफ पार्टनर जो बंदी चाहिए थी वो एक्चुअली में शुक्ला थी। शुक्ला के अंदर वो सारे चीज़ें हैं, सारे ट्रेट्स हैं जो हरबंस को चाहिए। बोल नहीं रहा है कोई, लेकिन वो उसकी आंखों से समझ रहा है मधुसूदन हरबंस की। मधुसूदन इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, समझ जाता है। जब वो शुक्ला को देखता है, उसकी आंखों में चीज़ें देखता है, तो वो भी समझता है कि इसके अंदर भी वो लाइकिंग है हरबंस को लेके। लेकिन क्योंकि अब वो मैरिड है, उसका सेकंड चाइल्ड भी होने वाला था, एक बच्चा उसको ऑलरेडी था सुरजीत से, और अभी वो प्रेग्नेंट है, उसको सेकंड चाइल्ड होने वाला सुरजीत से, ठीक है। लेकिन आंखों में वो इस चीज़ को देख रहा है कि अभी भी उसके अंदर वो एक केयरिंग वाली चीज़ है, वो पैम्पर वाली चीज़ें, वो एक लाइकिंग है हरबंस की तरफ।
उसकी आंखों में चीज़ नोटिस करता है, क्योंकि पता है क्या है, कहानी में ऐसा कहीं जगह दिखाया गया है, जब वो अभी जब इसमें ही और पहले भी है कहीं जगह, मधुसूदन जब बात कर रहा है ना शुक्ला से, नीलिमा के बारे में बात करता है, तो शुक्ला बोलती है कि यार नीलिमा दीदी को भी समझना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है कि कोई झगड़ा हो गया घर छोड़ के चले गए, ऐसे थोड़ा ना अपने आदमी को भी छोड़ के चला जाता है, ऐसे थोड़ा ना आप देखिए रात भर उन्होंने शराब पी है, ये है वो है, मैं दीदी को समझाऊंगी, दीदी को समझाती हूँ पर दीदी मानती नहीं है, दीदी अपनी ज़िद में रहती हैं, घर देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ये है वो है। जब उस तरह की बातें करती है शुक्ला मधुसूदन से, तो मधुसूदन को बात समझ में आता है कि जो परफेक्ट वुमेन थी उसके लिए, हरबंस के लिए, वो शुक्ला है और नीलिमा नहीं है। लेकिन लाइफ है, लाइफ में आपको हमेशा चीज़ें वो नहीं मिलती हैं आप जो चाहते हैं, लाइफ बहुत अलग तरीके से रोल प्ले होती है, ये एक नेचर का एक गेम है। खैर अब रात का टाइम होता है, शुक्ला वापस चली जाती है अपने घर, पड़ोस में ही घर है उसका, वहाँ चली जाती है सुरजीत के पास। मैंने बोला ऑलरेडी जो एक सेकंड बेबी है सुरजीत का वो उसके पेट में है, मतलब शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वापस चली जाती है रात को। और वो ये बात ठीक भी नहीं थी कि वहाँ पर रुके। अब होता क्या है कि अगले दिन सुबह जब मधुसूदन वही रुकता है हरबंस के पास, क्योंकि उसको पता था उसका दोस्त है, उसकी तबीयत ख़राब है, शराब ज़्यादा पिएगा, पागल सा हो जाए, कुछ कर ले, अपने साथी कुछ कर ले, ठीक है, नुकसान पहुँचा ले अपने आप को, और शराब पी रखी है, बुखार भी है, तो वहीं रुक जाता है। शुक्ला कहती है कि आप यहीं रुकें, इनका ध्यान रखें, हरबंस का ध्यान रखना ज़रूरी है, कोई तो यहाँ रुके। तो वहाँ रुक जाता है मधुसूदन, एज अ गुड फ्रेंड वो रुकता है वहाँ। सो जब उठता है तो देखता है रसोई में कोई लेडी चाय बना रही है, जाके देखता है तो देखता है कि नीलिमा आ गई है वापस, नीलिमा वापस आ गई है और नॉर्मल है। वो कहती है ठीक है यार, मुझे लगता है कि हरबंस को मेरी ज़रूरत है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं बट उसको मेरी ज़रूरत है, मैं जानती हूँ मेरे बिना नहीं रह सकता मेरे बिना, जितना मर्जी मेरे को कोसता रहे वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वही बात बोलती है और फिर चाय बनाती है, हंसती है, कहती है ठीक है लाइफ गोज़ ऑन। वो कहती है तुम्हें चाय पीनी है, चाय पीनी है तुम्हें मधुसूदन? तो कहता है हाँ चाय बना दो। तो चाय का प्याला फिर सारे पीते हैं बैठ के, हरबंस, नीलिमा और मधुसूदन। और जो लास्ट का सीन है वो बड़ा वैसा है कि मतलब सब जानते हैं अंदर ही अंदर की लाइफ जैसी भी है स्ट्रेंज है बट इट गोज़ ऑन। अब मधुसूदन को वहाँ से जाना होता है। फाइनल सीन ये है कि अब वो 2 दिन हो गए हैं जब उसने बोला था सुषमा को कि मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि मेरा क्या डिसीजन है। उसको बताना था कॉल करके सुषमा को कि उसका क्या डिसीजन है, कि शादी करेगा नहीं करेगा, जो भी है उसे कॉल करना था। सुषमा ने को उसने बोला था उसे कॉल करके बताएगा। तो कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है, घर से बाहर निकलता है उनके हरबंस के, कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है। अब कॉल मिला रहा होता है लेकिन मिलाते मिलाते फ़ोन 3 बार नीचे रख देता है, नहीं फिर मिलाता ही नहीं है फ़ोन। क्यों नहीं मिलाता? क्योंकि अब यहाँ पे ये देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर भी है, मधुसूदन के अंदर, उसके अंदर भी एक स्प्लिट है। स्प्लिट कैसे चल रहा है? एक तरफ तो सुषमा है जिसने उसको प्यार का इज़हार किया, सब कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसने बताया कि मैं प्यार करती हूँ, थोड़ा सा शादी करना चाहती हूँ, थोड़ा सा फैमिली बनाना चाहती हूँ, ठीक है, वो सारा मैंने आपको कहानी पूरी बता दी है मधुसूदन और सुषमा की। तो एक तरफ सुषमा है मधुसूदन की लाइफ में, एक तरफ मधुसूदन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 9 साल पहले एक बस्ती में रहता था, बड़ी पुअर कंडीशन में रहता था। तो वहाँ पे जो उस बस्ती में जहाँ वो रहता था, जिस उसमें घर में रहता था, एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की थी, उसमें रहता था, बड़ी ख़राब कंडीशन थी। तो वहाँ पे जो उसकी लैंडलॉर्ड थी, मकान मालकिन थी, उसकी जो लड़की थी, उस लड़की का नाम था नीमा एक लड़की थी। तो अब वो 9 साल बाद जब वो आया है तो जो उसकी लैंडलॉर्ड है वो वापस कहानी में उससे मिलती है और वो बोलती है कि मधुसूदन तुम मेरी लड़की से, नीमा से शादी कर लो, क्योंकि वो कहती है मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, मैं बहुत मेरे लिए, मैं बूढ़ी हूँ, मैं कभी भी मर सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी लड़की की शादी कर जाऊँ और मुझे लगता है तुम सबसे अच्छे बंदे हो और ये ठीक है। तो वो उसे लगता है कि मतलब तुम परफेक्ट हो, तुम शादी कर लो उससे। तो वो जो एक तरफ अब उसके दिमाग में नीमा है, एक तरफ सुषमा है। फाइनली फ़ोन करता नहीं है सुषमा को, उसे फ़ोन करना था, 2-3 बार मिलाता है फ़ोन लेकिन फ़ोन नहीं करता, फ़ोन रख लेता है अपने पास और टैक्सी करता है। और टैक्सी ड्राइवर पूछता है कहाँ जाना है, तो वो कहता है मुझे उसी बस्ती में ले चलो। किस बस्ती में? जिस बस्ती में नीमा रहती है। तो अब वो नीमा से मिलने जा रहा है। यहाँ पे कहानी एंड होती है। तो काइंड ऑफ उसने भी एक तरह से जो डिसीजन लिया है, उसके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरफ सुषमा एक तरफ नीमा,
फाइनली जो उसने टैक्सी ली है वो नीमा के घर की तरफ ली है। तो माइट भी हो सकता है, कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई है, हो सकता है आगे जाके उससे नीमा से शादी करे, जो उसके मकान मालकिन की, जहाँ वो पहले रहता था 9 साल पहले, उसकी लड़की है। यह कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी का अगर मैं एंड बोलूँ तो एंड कैसा है, मतलब कहानी का ओवरऑल जो उसमें दिखाया गया वो दिखाने की क्या कोशिश करी गई, दिखाने की कोशिश करी गई है कि डिस्पाइट द फैक्ट, जो कहानी का नाम भी है कि टाइटल की अंधेरे बंद कमरे, हर आदमी अपने एक अंधेरे कमरे में बंद है, ठीक है। कुछ देर के लिए उससे निकलता है, ऐसा लगता है कहानी में, कुछ देर के लिए उससे निकलता भी है, हर आदमी अपने कमरे से अंधेरे कोशिश करता है, लेकिन फिर वापस वहीं आता है। और उसको ये बात समझ में आती है कि उसको इस कमरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस कमरे में ही उसको लाइट ढूंढनी पड़ेगी। शायद जिसको अंधेरा देख रहा है वो, लेकिन इसी में उसको लाइट ढूंढनी पड़ेगी और उसको इस एक्सेप्टेंस के साथ जीना पड़ेगा कि ठीक है, लाइफ स्ट्रेंज है, लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती, जैसे हम सोचते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लाइफ गोज ऑन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो ये था वीडियो, आई थिंक शायद बहुत लंबा वीडियो हो गया, जितना मेरी समझ थी मैंने कोशिश करी है कि इस नॉवल के बारे में आपको बता पाऊँ। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी इसको सबका शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।